हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर इसमें उसने पाया कि हर ब्रेक में 14 विज्ञापन आते हैं, उनमें से 10 विज्ञापनों में बच्चे अभिनय करते हैं, आधे से अधिक में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, तुम्हारे विचार में इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को क्यों लिया जाता है? हमारे विचार से इतने सारे विज्ञापनों में बच्चों को इसलिए लिया जाता है कि बच्चे उन विज्ञापनों को देखकर अपने माता पिता से या अपने अभिभावकों से जिद करें, उस चीज़ को करने के लिए, लाने के लिए, खरीदने के लिए जिद करते हैं और उनकी जिदें पूरी होती हैं। इसीलिए बच्चों को लिया जाता है और बच्चों को देखकर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बच्चे उन विज्ञापन में जो बताए गए बच्चे हैं जो कहते हैं उन चीज़ों को सीखते भी हैं, बार बार सुनते हैं, सीखते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए विज्ञापनों में बच्चों को लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें उत्तर देना है। दो हैं उसके मुख्य कारण। एक तो विज्ञापनों को देखकर बच्चे उन वस्तुओं को लाने के लिए माता पिता से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, जिद करते हैं। ठीक है, दूसरा, विज्ञापनों से बच्चे विज्ञापनों को देखकर वह सुनते हैं, समझते हैं और उनको भी कुछ करने के लिए प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हम भी इसी प्रकार से कुछ करें। तो टीवी कार्यक्रम के बीच आने वाले ब्रेक में विज्ञापनों को टैली चिन्ह की सहायता से गिनो। तो आपको क्या करना है, आप पहले कोई कार्यक्रम देख रहे हैं तो उसको आप कार्यक्रम का नाम लिख दें ऊपर, फिर लिखें पहला ब्रेक, दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, चौथा ब्रेक। ओके, और ब्रेक के बाद फिर आप वहाँ पर लिखें टैली चिन्ह का प्रयोग करें और टैली चिन्ह में आपके जितने भी पहले ब्रेक में जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं उनका टैली चिन्ह से प्रदर्शित करें और फिर उनकी संख्या भी लिखें। फिर दूसरे ब्रेक में कितने विज्ञापन आए उसे टैली चिन्ह से प्रदर्शित करना है और फिर उनकी संख्या लिखना है तीसरे ब्रेक में। ठीक है, तो फिर उनको जोड़ना है कि कुल कितने विज्ञापन आए हैं। तो ये तो हो गया आपका विज्ञापनों का स्मार्ट चार्ट। अब आगे देखें, क्या समाचार के बीच में भी विज्ञापन आते हैं? हाँ, आते हैं। स्वयं करें। अगली बार टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हुए हर ब्रेक में मनपसंद का कार्यक्रम को देखते हुए हर ब्रेक में आने वाले विज्ञापनों को गिनना है। ठीक है, गिनते जाना है, टैली चिन्ह का प्रयोग करते जाना है, संख्या लिखते जाना है। उसके साथ टैली चिन्ह का प्रयोग भी करना है। विज्ञापनों को गिनो और टैली चिन्ह का प्रयोग करो और जब भी तुम्हें विज्ञापन में कोई बच्चा नज़र आए तो उस टैली चिन्ह के नीचे एक बिंदु भी लगाओ। मान लीजिए इस प्रकार से कि आपका अगर पहले विज्ञापन है उसमें बच्चा आया है तो यहाँ पर चिन्ह लगा दिए, दूसरे विज्ञापन में अगर बच्चा आया है तो यहाँ चिन्ह लगा दिए, तीसरे में भी बच्चा आया तो यहाँ लगा दिया, चौथे में विज्ञापन में बच्चा आया तो यहाँ लगा देंगे, पांचवें विज्ञापन में अगर बच्चा आया है तो यहाँ लगा देंगे। तो पांचों विज्ञापन में यहाँ बच्चा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के टैली चिन्ह के साथ में आपको बिंदु का प्रयोग करना है। अगर बच्चा आता है विज्ञापन के अंदर कहीं भी, शुरू में, बीच में, अंत में, तो वहाँ पर आपको टैली चिन्ह के साथ में बिंदु का प्रयोग करना है। अपने उत्तर को अपने दोस्त के उत्तर से मिलाओ। क्या तुम्हारे उत्तर अलग हैं? हो सकते हैं, क्योंकि दोस्त कहीं बच्चे को भूल सकता है, देखना भूल जाए ध्यान, या आप भूल जाएं, तो उसमें बच्चा की बिंदु वाला चित्र आपका कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में आपके एडवर्टाइजमेंट यानी जो विज्ञापन है उनकी गिनती तो सही रहेगी, लेकिन उसमें कुछ बच्चे आप भूल सकते हैं या आपका दोस्त भूल सकता है, तो थोड़ा बहुत तो आपका अंतर उत्तर में आएगा ही। यहाँ विज्ञापन में देखें, बालों को मजबूत बनाने के लिए, काला रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शैम्पू का प्रयोग करने के लिए, देखो ये शैम्पू का प्रचार होगा। ठीक है, और यहाँ पर आइसक्रीम खाने की चीज़ों के लिए आइसक्रीम जैसे जो हो गया, जी जूस है गर्मियों में पीने के लिए जूस, ये चिप्स है बच्चों को बनाया हुआ रेडीमेड फूड चिप्स है, जी सूप है। लेकिन जितने भी, मैं कहता हूँ जितने भी लोग बाहर का कुक्ड आइटम खाते हैं
उनसे उसमें प्रिजर्वेटिव डला होता है। प्रिजर्वेटिव मतलब सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पकाते हो तो पकाने के बाद उसमें क्या होता है, 1-2 दिन तक तो वो सही रहेगी, लेकिन ज़्यादा दिन तक रखना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव सोडियम सिट्रेट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सोडियम सिट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, उसमें प्रिजर्वेटिव या नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी जाती है ताकि वो कई दिनों तक रखा रहे। लेकिन वह प्रिजर्वेटिव आपके फूड में मिक्स हो जाता है और वह प्रिजर्वेटिव यानी सुरक्षक, वह सुरक्षित जब आप खाते हैं उस चिप्स को या बाहर के बने हुए आइटम को, तो वो आपकी आंत को, आंत मतलब जानते हैं आपके अंदर, पेट के अंदर आंतें होती हैं जिसमें खाना जाता है और वो सही से पचता है, फिर उससे आपका पोषक तत्व आप अंदर लेते हैं, शरीर में रक्त में जाता है। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव क्या करता है, खाना को सड़ने से बचाता है, लेकिन वही प्रिजर्वेटिव फिर आपकी आंत में नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिससे इस कारण से बाहर के लोग जो बच्चे बाहर का खाते हैं उन्हें पेट की शिकायत बनी रहती है, भूख नहीं लगती है, कमज़ोर बने रहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ सभी बच्चों से कि बाहर का खाना तो नहीं खाना है, आपको घर का बना हुआ बिल्कुल अपना देसी खाना, ठीक है, अपने घर का बना हुआ ही खाना है, क्योंकि उसमें आपकी मदर प्रिजर्वेटिव नहीं डालती हैं और बना हुआ खाना तुरंत ताज़ा ताज़ा आप खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर बाहर के खाने में आपका मन लगा है तो निश्चित रूप से आपका पेट खराब रहेगा, पेट में, और घर का खाना पसंद नहीं रहेगा। जब पेट खराब होगा तो फिर आपका मन खराब होगा, और मन खराब होगा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, याद नहीं होगा। इसीलिए घर का खाना खाओ, दूध पियो, ठीक है, सब्जी रोटी दाल चावल खाओ, और घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप अगर बाहर की चीज़ें खाते हैं तो आज नहीं तो 10 साल में उसका आपको नुकसान ज़रूर होगा। मान लीजिए आप अभी अभी खाना शुरू किए हैं तो आपकी आंत अभी तो सही है, लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको नुकसान होना ज़रूर हर हाल में है। मैं तो डॉक्टर हूँ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये चीज़ें, इसलिए आप ध्यान दें, बाहर की चीज़ों को, रोस्टेड चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल बंद करें। आप तो घर का खाना ही पसंद करें, चाहे उसमें टेस्ट हो अन्यथा ना हो, ठीक है। घर की चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। ओके, आगे देखें। गर्म और ठंडा। गर्म और ठंडा। क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है? पिछले चैप्टर में भी हमने गर्म और ठंडा देखा था। एक चैप्टर में तापमान देखा था, चेन्नई का, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, शिमला, ठीक है, केरला। क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है? ये 2 बार चार्ट बने हैं। एक स्मार्ट चार्ट जो आपने पढ़ लिया, ये बार माने होता है दंड। क्या होता है? बार मीन्स डंडे की तरह का है ना जी, जैसे लाठी होती है, तो ये लाठी इतनी लंबी है, ये इतनी है, ये इतनी है, तो ये दंड कहलाता है। इसको बार बोलते, इंग्लिश में बार बोलते, हिंदी में दंड बोलते, ठीक है, दंड। तो बार चार्ट, इसमें 2 अलग अलग दिनों के 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर हैं नीचे, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, ठीक है। तो दिल्ली तो आपका उत्तर में पड़ता, आपकी राजधानी, भारत की राजधानी, और शिमला आपका कश्मीर में पड़ता, मतलब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो वहाँ बहुत ठंड पड़ेगी। बेंगलोर आपका कर्नाटका की राजधानी है, साउथ इंडिया में पड़ता है, और जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ जैसलमेर हिंदी मूवी की, बॉलीवुड बनाने का एक फिल्म सेंटर है, ठीक है, फिल्म स्थान है, जहाँ पर आप जाके शूटिंग करते हैं। जब भी आपको रेत रेगिस्तान की पिक्चरें बनाना होती हैं तो जैसलमेर में उसकी शूटिंग होती है, तो ध्यान दें। बेंगलोर, शिमला और दिल्ली। अब अगले 4 दिनों ने, अगले अलग अलग दिनों में 4 शहरों का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये शहर हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। ओके,
तो यहाँ पर 1 जून, जून में तो बहुत ज़्यादा ताप होता है और दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये है अधिकतम तापमान, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस बार चार्ट से पता करो। इस प्रकार का प्रश्न नवोदय में आता है, इसलिए आप लोगों को ये किताब तो पूरी अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसके बाद आपको गाइड आनी चाहिए। 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? तो सब 1 जून के ताप पे चलें। ये तो आपका दिसंबर का है, इसको मत देखो। जून का कहा तो जून को देखो। 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? तो जून का, अब जिसका ऊंचा दंड होगा, जिसका बार सबसे लंबा होगा, लेंथी होगा, तो जैसलमेर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? जैसलमेर। कहाँ पड़ता है भाई जैसलमेर? अभी बताया था मैंने, जैसलमेर। जैसलमेर आपका राजस्थान में पड़ता है। ओके। 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? तो ये तो जून का है, पहले दिसंबर में पहुंचो। और सबसे ठंडा जिसका छोटा दंड होगा तो शिमला। तो कौन सा? शिमला। किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव है? वो है बेंगलोर। बेंगलोर में देखो 1 जून में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर बेंगलोर में 28 और 24, सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। इसीलिए बेंगलोर को एक सबसे अच्छा आदर्श टेम्परेचर में, ताप में आदर्श शहर माना जाता है। इसीलिए बेंगलोर में वे लोग ज़्यादा बसते हैं जो ना ज़्यादा ठंडी पसंद करें ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है। इसीलिए बेंगलोर सबसे अच्छा शहर है रहने के लिए। एसी की तरह तापमान रहता है, ना तो ज़्यादा गर्म होता और ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है। तो वहाँ पर हीटर और कूलर की, हीटर और एसी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि तापमान लगभग इतना ही हमें हमारे शरीर को चाहिए पड़ता है। लेकिन अगर जैसलमेर में रहोगे तो एसी चाहिए पड़ेगी और शिमला में रहोगे तो आपको हीटर चाहिए, तो ये आपको परेशानी बन जाती है। तो किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया? बेंगलोर। किस में आया? बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। बेंगलोर में आपका सबसे कम तापमान में अंतर आया। दिल्ली में देखो 33 से 23, 10 का तापमान का अंतर है। शिमला में 22 से 10, 12 का तापमान का अंतर है। और जैसलमेर में 38 से 25, 38 से 25 मतलब 25 से 38 कितना हो गया? 8, 8 5 13, 13 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर। लेकिन बेंगलोर में सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, ठीक है। तो बेंगलोर की जलवायु समान रहती है। अब खुद करो। किसी एक दिन किन्हीं भी 3 अलग अलग शहरों को चुनो। किसी भी एक दिन 3 अलग अलग शहरों को चुनो, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली चुन लीजिए और टीवी या अखबार में उनका तापमान रिकॉर्ड कीजिए एक दिन, ठीक है। तो आपको करना है कि अभी आज की आप देखें कि दिल्ली में कितना तापमान, बॉम्बे में और कलकत्ता में। अब इस रिकॉर्ड से अपनी कॉपी में बार चार्ट बनाओ। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा, यहाँ क्षैतिज रेखा, यहाँ पर इस प्रकार से एक बार बना दिए, ठीक है। इनमें नाम भी लिख दिया और यहाँ पर डेट डाल दी कि आज की तारीख, मान लीजिए आज 30 है, 30 सितंबर। और यहाँ पर लिख दिया हमने दिल्ली, यहाँ पर लिख दिया मुंबई, यहाँ पर लिख दिया आपने मान लीजिए कलकत्ता। अब यहाँ पर तापमान देखना है, जिसका जितना है वो आपको उतना ही ऊंचा करना है, ठीक है। यहाँ 1 डिग्री से लेके 10-20 में 10, 20, 30, 40, 50 तो कहीं होता नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो आप यहाँ पर उतनी ही ऊंचाई पर उस बार को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको सही से नोटबुक में सही से बनाना है इसको। आज का तापमान प्रदर्शित करने के लिए आपको बार चार्ट बनाना है, ओके। अब इस रिकॉर्ड को अपनी कॉपी में बार चार्ट बनाओ और अपने दोस्त से इस बारे में प्रश्न पूछो कि
कि आज मुंबई का तापमान कितना है, दिल्ली का तापमान कितना है और कलकत्ता का तापमान, कोलकाता का तापमान कितना है। जी आप प्रश्न खुद लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसके उत्तर भी आप दे सकते हैं। इसमें ऐसा प्रश्न भी बना सकते हैं कि आज के दिन किस शहर में सबसे ज़्यादा ताप रहा, तो आपको प्रश्न ऐसे बन गए। इसमें एक प्रश्न और भी बना सकते हैं, किस शहर में सबसे कम, आज के दिन सबसे कम तापमान रहा। इसमें एक प्रश्न और भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा ताप में और सबसे कम ताप में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे अधिक ताप वाला शहर और सबसे कम ताप वाले शहर के तापों का अंतर बताइए, तो ये प्रश्न भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को बनाना है मन से और उनके उत्तर भी देना है। ये काम आप ज़रूर करें, सिर्फ आप इसी बुक का ना करें, कुछ मन से भी 2-4 चीज़ें आप जोड़ें, लगाएं, तो लगता है कि हाँ आपको प्रश्न बनाना आ गया। और जिन बच्चों को प्रश्न बनाना एवं उत्तर देना आ जाता है वे बच्चे समझदार हो जाते हैं। अब देखें ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ठीक, तो उसमें खरगोश, पहले का वहाँ पर कोई खरगोश नहीं था, लेकिन किसी दूसरे देश से वहाँ पर खरगोश लाए गए और फिर लाने के बाद वहाँ पर देखा गया कि खरगोश में कितनी वृद्धि हो रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं थे। 1780 में, सन 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था, खरगोश जैसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो। ऐसा जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो। तो फिर जब खाएगा नहीं कोई खरगोश को, तब तो खरगोशों की जनसंख्या खरगोशों की संख्या बहुत बढ़ेगी। जनसंख्या नहीं कहेंगे, जनमानव तो होता है आदमी, आदमी की संख्या, यहाँ खरगोश की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। सोचो उन्होंने फसलों का क्या किया होगा। वो तो फसलें खाते हैं, हरी साग सब्जियाँ खाते हैं, तो फसलों को उन्होंने खूब खाया होगा, नुकसान किया होगा। ठीक है, नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं कि खरगोश की हर साल कितनी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी मीन्स वृद्धि। क्या हुई है? वृद्धि। इस शब्द को देखना है, बढ़ोतरी, वृद्धि, आपको आएगा आगे। ठीक है, बढ़त, इंक्रीजमेंट। अब देखें यहाँ पर साल, शुरू में 10 खरगोश लाए गए, एक साल बाद वहाँ पर 18 हो गए, यानी 10 दुगने से थोड़े कम। फिर दूसरे साल में क्या हो गए? 18 दूनी 36, दुगने से थोड़े कम। फिर तीसरे साल में क्या हो गया? 32 दूनी होता है 64, 64 से थोड़े कम। फिर दुगने से थोड़े कम है। 4 साल में क्या हुआ? 58 दूनी 116, 116 से थोड़े कम। 5वें साल में कितने हो जाएंगे? 108 दूनी हो जाएगा 216, तो 216 का यहाँ पर ले लेते हैं 200 ले लेते हैं, तो दुगने से थोड़े कम। 6वें साल में क्या हो जाएगा? 200 दूनी 400, 400 से थोड़े कम, यानी 390 कर देते हैं। और फिर 7वें साल में क्या हो जाएगा बताओ? 390 दूनी कितना हो गया? 680, 780, 780 से थोड़े कम, 780 से थोड़े कम, तो 765। फिर आप क्या कर देते हैं? मान लीजिए 8वीं साल में कितने हो जाएंगे खरगोश? 8वीं साल में हो जाएंगे 1400, 1500 के लगभग। ओके, 700 दूनी 14 और 65 दूनी 130, तो 1530, तो लगभग 1500, दुगने से थोड़े कम इतने हो जाएंगे। ये आप दुगने से थोड़े कम करो बस। हर साल के बाद खरगोश की संख्या पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी। ये वाली राइट है ऑप्शन आपका। पिछले साल की दुगने से दूनी, पिछले साल की संख्या से दूने नहीं, पिछले साल की संख्या से 8 ज़्यादा नहीं, पिछले साल की संख्या से दुगने से कुछ ज़्यादा नहीं। सही ऑप्शन क्या है आपका? सही विकल्प है पिछले साल की संख्या के दुगने से कुछ कम थी। अब देखें यहाँ पर 6ठे साल के अंत में खरगोशों की संख्या हो गई
लगभग छठे साल के अंत में 390, तो लगभग 400 हो गई। 390 किसके पास में? मैंने कक्षा 5 की गणित में इसको आपको बताया था कि इसका निकटतम क्या है, तो सैकड़ा के निकटतम में क्या हो जाएगा? 400। कक्षा 5 की गणित में ध्यान दें, तो किसके निकटतम है? 400 के निकटतम है। ओके। किस साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 को पार कर गई? 7 साल के बाद की बात कर रहे हैं ना, तो यानी 8वें साल। ठीक, तो 8 साल के बाद, 7 साल के बाद 8वीं साल में, चलो 8 साल के बाद, 8 साल के बाद खरगोशों की संख्या 1000 से ज़्यादा हो गई है। 8 साल के बाद। ठीक है, इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, परिवार वृक्ष। वृक्ष माने पेड़ होता है। अब पेड़ में आपने पहले जड़ें, तने से होती हैं शाखाएं, शाखाओं में लगे रहते हैं पत्ते, फूल, फल। तो इस प्रकार का पेड़ तो आप जानते ही हैं, पेड़ के अंगों का नाम भी जानते हैं। ठीक है, तो परिवार भी एक पेड़ जैसा ही होता है। देखें, लेकिन उसमें उल्टा रहता है कि नीचे रहेंगे आप, और आपके बड़े बूढ़े जो जिनकी ज़्यादा उम्र है वो आपके ऊपर की ओर वृक्ष की शाखाओं की तरह रहेंगे। तो देखें, माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। माधव नाम का लड़का माता पिता के साथ एक शादी, विवाह, ठीक है, या वेडिंग में गए। वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला, रिलेटिव से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से मिला, पर वह सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला। माँ के दादा से मिला, नाना कहलाएंगे। माँ के पिता भी नाना, और माँ के दादा तो परदादा कहलाएंगे, पर नाना कहलाएंगे। तो देखें, माँ के जितने रिश्तेदार होते हैं वो नाना नानी, पर नाना नानी कहलाएंगे, और पिता के जितने रिश्तेदार हैं ऊपर के वो आपके दादा दादी कहलाते हैं। दादा, परदादा, परदादा, पर नाना, पर दादा दादी। ठीक है, अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है, यानी माँ की दादी का स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, माँ की दादी का स्वर्गवास हो गया है। सिर्फ कौन बचे हैं? माँ के दादा बचे हैं, माँ की दादी नहीं है। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ, उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा है। देखो, दादी तो उसकी ख़त्म हो गई हैं, उसकी माँ की दादी तो ख़त्म हो गई हैं, यानी एक्सपायर हो गई हैं, यानी स्वर्गवास हो गया, लेकिन उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा है, यानी पर नानी जिंदा है, और उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। ठीक है, उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। तो थोड़ा रिश्ते में संबंध भी आना चाहिए। ब्लड रिलेशन इसको बोलते हैं, सगे संबंधी या ब्लड रिलेशन या परिवार वृक्ष से बोलते हैं, फैमिली ट्री से बोलते हैं। तो ये भी आपको आना चाहिए। बड़े बड़े कंपटीशन में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। माधव उलझ कर रह गया। माधव के दिमाग में नहीं बैठ रहा था कि कौन था, कहाँ के थे, कैसे थे, कौन कौन रिश्तेदार, इतने दूर दूर के। वह अपनी माँ की दादी की माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था कि माँ की दादी की माँ की दादी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी माँ के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। इसीलिए माधव की माँ ने उसको समझाने के लिए एक परिवार वृक्ष बनाया। क्या बनाया? एक परिवार का वृक्ष बनाया। तो देखें, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप कौन है? माधव। अब माधव के यहाँ पिताजी हैं और इधर माँ है, तो इधर चल रहे हैं पिता माता के रिश्ते में चल रहे हैं माधव की माँ। अब माँ के भी क्या है? पिता होंगे, और यहाँ इनकी माँ होंगी, माँ की माँ होंगी।
तो अब इन माधव की जी कौन है? नानी है। और ये कौन है? नाना है। माधव की ये नाना है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में तो माधव खुद है, दूसरी पीढ़ी में उसके माता पिता है, और तीसरी पीढ़ी में पहुंच गया तो वो हो गए हैं नाना नानी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर माधव को बंद कर लें तो अब माँ के बारे में सोचे तो माँ के पिता हैं जी, और ये माँ की माता है। अब इस माँ मतलब माँ की माँ, शोभना की माँ के शोभना की माँ के जो नाना नानी है, तो शोभना की माँ के नाना नानी पर आपको नहीं जाना है। कहाँ जाना है? शोभना के पिता की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पर दादा दादी रहेंगे। तो शोभना के पिता के जे हैं कौन? दादाजी, और ये हैं दादी जी। तो शोभना की दादी ये कौन हो? इनका क्या हो गया? स्वर्गवास। यहाँ पर इनका क्या हो गया? स्वर्गवास। लेकिन इनकी दादी, शोभना की दादी की माँ, यहाँ पिता यहाँ माँ, ये अभी जिंदा हैं। कौन है जी? अभी जिंदा हैं अभी। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल सही। कहाँ जाना है? ग्राफ को पकड़ के चलना है। माधव है, माधव की माँ है, तो माँ के पिता की ओर के ये क्या कहलाएंगे? पैटर्नल रिलेशन, और ये कहलाएंगे मैटरनल रिलेशन। ठीक है, मातृत्व संबंध और ये पितृत्व संबंध, पिता के संबंध। तो माधव की माँ के दादा और दादी, तो दादा तो अभी हैं, दादी आपकी उनकी स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उन दादी की माँ अभी जिंदा है। ठीक है, और जी इनकी उम्र 100 साल के लगभग है। तो अब देखें यहाँ पर जे अब, लेकिन जे आपके जितने भी रिश्ते हैं माँ की ओर से लिए गए तो आपके लिए नाना नानी माने जाएंगे, जे नाना नानी माने जाएंगे। लेकिन इनके लिए माधव की माँ को इतने रिश्ते जे नाना नानी माने जाएंगे, जे दादा दादी माने जाएंगे। ओके, यहाँ पर लेकिन आपके दादा दादी वाले रिश्ते कहाँ जाएंगे? माधव के पिता की ओर जाएंगे। तो फिर ये क्या बन रहा है? ये मान लीजिए जड़ है, ये तना है, फिर डाली हैं, ये तो पत्तियां हैं, तो ये क्या है? एक पेड़ जैसा बनता जा रहा है। इसीलिए इसको बोलेंगे परिवार वृक्ष। ठीक है, फैमिली ट्री। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो देखो, पहली पीढ़ी में आप खुद गिने जाएंगे, पीढ़ी नंबर फर्स्ट माधव है। पीढ़ी में 2 पीढ़ी में माधव के माता पिता माने जाएंगे। तीसरी पीढ़ी में नाना नानी माने जाएंगे। अब आपके लिए यहाँ पर नाना नानी है कौन कौन? तीसरी पीढ़ी में शोभना के पिता और शोभना की माता क्या है आपके लिए? नाना नानी है। और अगर आप माता पिता के रिश्ते में जाते तो वहाँ आपके लिए दादा दादी मिल जाते। ठीक है, तीसरी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में नाना में पर जोड़ देते हैं तो परनाना और परनानी, चौथी पीढ़ी हो गई है। ये आपकी चौथी पीढ़ी हो गई है, परनाना परनानी। ठीक है, आपके लिए परनाना परनानी है। और फिर उनसे भी अगर आप उनकी अगली पीढ़ी में जाते हैं, 5वीं पीढ़ी में, तो वो पर नाना पर नानी। ठीक है, 5वीं पीढ़ी में पर नाना पर नानी। तो ये सब आपके ही नाना नानी के रिश्ते हैं, क्योंकि आपने दादा दादी के आपके तो छूट गए हैं, लेकिन आपकी माँ के दादा दादी भी हैं और नाना नानी भी। लेकिन आपके क्या कहलाएंगे? नाना नानी और दादा दादी। नाना नानी ही आपके माने जाएंगे, माधव के। माधव यानी आप। ठीक है, आप माधव को समझें अपने आप को, तो फिर आपके इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, थोड़ा गहरा है। ठीक है, अब इस प्रकार से ये तो आपने लिख लिया। अब अगर आप चाहें तो अपने परिवार का, चाहे नहीं, अपने परिवार के 5 पीढ़ी तक का एक आपको परिवार वृक्ष बनाना है। परिवार वृक्ष बनाना है तो आपको पूरा नाना नानी के बारे में पूछना है, तो मम्मी से बैठकर आप पूरे पूछें और उनका ट्री बनाएं। और दादा दादी का पूछना है तो आपको अपने पिताजी के साथ बैठकर पूरा पेड़ आपको तैयार करना है। ये आपको वर्क है। ठीक है, यहाँ पर ये संबंध भी रहेगा और उनका नाम रहेगा कि क्या नाम था, फिर उनके